आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, सॉल्ट हो रहा है। और यहाँ से टॉपिक जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है हमारा, जो भी सॉल्ट वाला आएगा, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद जो हम सॉल्ट पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, 5 या 6 सॉल्ट होंगे, और उसके बारे में जो भी वो पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक जो आया समझ में आया, जो नहीं आया नहीं आया, बट वो तो तुम्हें किसी तरीके से याद करना पड़ेगा। या तो समझो, नहीं समझ में आता तो रटो, दो ही ऑप्शन है, ठीक है। चलो, सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट सीधे सीधे फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, इसमें लगाएंगे नहीं। सॉल्ट प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद है क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन कहां पढ़ी है तुमने, कभी पढ़ी है? कहां पढ़ी है? पहले वाले चैप्टर के अंदर। पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवा देते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट याद है? वहां पे एक टॉपिक पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन आपस में करवाते हैं, वहां पे सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे मैं यहां से बताती हूँ क्या है। हाँ तो भाई यहाँ पे पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद में बताऊंगी न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये बताओ, H क्या पॉजिटिव होता है? ठीक है, Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है कि नहीं होता? अब दोनों जो पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव है और एक Na पॉजिटिव है, दोनों में से ताकत किसकी ज्यादा है? Na की। तुम्हें कैसे पता चला? रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। पता होगा सभी को ना क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज, बताना जरा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हाँ, तो उसमें सबसे पहले कौन आता है? सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा? इस H को हटा देगा ना। समझ में आ रही होगी बात? जब ये इसको हटा देगा तो क्या यहाँ पर Na और ये Cl बन जाएगा? हाँ या ना? क्योंकि वो नेगेटिव वाले के साथ ही तो चिपकेगा, और ये जो H पॉजिटिव है वो OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये HOH यानी कि क्या हो जाएगा? H2O। आया कि नहीं आया? तो यही जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इसको ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे S लिखते हो तो भी ठीक है, यहाँ पे Z लिखते हो तो भी ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? ठीक है, अब सुनो। तो ये क्या है? HCl क्या है? एसिड है कि बेस है? एसिड है। तो एसिड की रिएक्शन तुमने किसके साथ करवाई? बेस के साथ। क्या मिला तुम्हें? सॉल्ट। ये नहीं कि हम खाते हैं इसलिए सॉल्ट बोल रहे हैं। मैंने तुमको क्या बताया था? सॉल्ट क्या होता है? जिसके पास कौन सा पार्ट चिपका होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। अगर किसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट चिपका होता है तो वो सॉल्ट होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए? H नहीं होना चाहिए और OH नहीं होना चाहिए। समझे? उसमें H और OH नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एसिड और बेस की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा अगर HOH होगा तो। उसके अलावा जो भी चिपका होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ भैया। फिर उसके बाद ये क्या है? ये क्या हो गया? वाटर। आ गया कि नहीं आया? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? एसिड और बेस के बीच में जो तुम रिएक्शन करवाते हो, जिससे क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्या ये क्यों लिखवा रखा है मैंने? क्या तुमने ये वाली रिएक्शन कहीं पढ़ी हुई है? याद है कुछ ऐसा कुछ, या नहीं याद है? कहीं पढ़ी हुई है? नहीं याद होगा, इसी चैप्टर के अंदर है। क्या इसको हमने नॉन मेटल ऑक्साइड बोला था? याद है? नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 और SO2, याद है कुछ ऐसा? ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये क्या है? तो बेस के साथ जब नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? यहाँ पे वाटर अलग हो जाता है, पता है कि नहीं बनता? और यहाँ पे सॉल्ट होता है, याद है? बेस तो दो ही रिएक्शन दिखाता है, एक मेटल के साथ दिखाता है और एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ दिखाता है। तो सेकंड वाली जो रिएक्शन है, बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाई तो सॉल्ट और वाटर यहाँ पे भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब ये सॉल्ट क्या बनेगा? देखो भैया, OH इसका, अभी इसको तो बैलेंस कर लेंगे क्योंकि इसका तो H आएगा नहीं, इसके बाद तो H ही नहीं है, कहां से देगा? OH तो यहीं से आएगा। समझो कि नहीं समझे? यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे बनता है Na2CO3। याद है कुछ ऐसा? इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे, तो यहां पर से देखो OH और इसका एक और H ये लेकर भाग गया, इसका एक O बचेगा। आ रहा है क्या बोल रही है? नहीं आ रहा है? यहां बताती हूँ। यहाँ पे है NaOH और NaOH, दो बार है ना NaOH। तो भाई इतने वाले पोर्शन से तो पानी बन गया, दो Na थे तो ये रहा, CO2 वैसे का वैसे ही पड़ा है, एक ऑक्सीजन पड़ा हुआ था वो CO2 ने ले लिया और क्या बन गया? CO3 बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या तुम्हें ये नहीं पता Na पॉजिटिव होता है, CO3 2 नेगेटिव होता है? पता है कि नहीं पता? तो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव फिर से चिपक गए और क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज बताओ, हमने पढ़ा अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच में होता है? एसिड के बीच में और किसके बीच में? बेस के बीच में। ये क्या है? बेस। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। हाँ या ना? समझ में आ रही बात? ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये नॉन मेटल ऑक्साइड तुम्हारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो तुम्हारा सॉल्ट और वाटर बना। ये क्या बन गया? ये सॉल्ट बन गया। ये क्या बन गया? वाटर। अब एक क्वेश्चन और, कार्बन डाइऑक्साइड तो तुम छोड़ते हो, रिलीज करते हो कि नहीं करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड तो पूरे यहाँ पे प्रेजेंट ही है, तुमको जला रहा है वो? नहीं जला रहा ना? तुमको कोई बर्न या कुछ ऐसा तो कोई इरिटेशन वगैरह तो दे नहीं रहा है कि नहीं? फिर इसका मतलब इसका एसिडिक नेचर क्या कैसा है? कैसा है मतलब?
नींबू का रस होता है, जलाता है तुमको, विनेगर जलाता है तुमको, इसका मतलब ये वीक एसिड होगा, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। क्वेश्चन आ रहा है समझ में, या आंसर भी समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूं, आ रहा है ना। तुमने बोला ये एसिड है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा, एसिड तो जलाते हैं, है कि नहीं। तो फिर CO2 तुम्हारी बॉडी को क्या करना चाहिए, खराब, मतलब CO2 तुम्हारी बॉडी को जलाना चाहिए। लेकिन तुम्हारा जो CO2 है जो तुम एक्सहेल करते हो, ठीक है, एयर में जो चारों तरफ प्रेजेंट है, तुम्हारी बॉडी को कोई हार्म पहुंचाता नहीं है, मतलब ऐसे कोई जलाता नहीं है, बर्न नहीं कॉज करता, तो फिर एसिडिक नेचर हम तो बोल रहे हैं कि एसिड होता है। लेकिन नींबू का रस भी तो एसिडिक होता है, उससे जलते थोड़ी है कि नहीं। विनेगर भी तो एसिडिक होता है, उससे थोड़ी जलते हैं। और एप्पल में भी तो एसिड पाया जाता है, दही में एसिड पाया जा रहा है, तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, तो जलते थोड़ी। इसका मतलब क्या है, उनकी एसिड वाली पावर क्या है, कम, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, कम, इसलिए जला नहीं रहा। जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो जला देगा। आया नहीं आया, समझ गए, ये टॉपिक समझ गए। अगला वाला क्वेश्चन आओ, जिंक ऑक्साइड। जिंक क्या होता है, मेटल नॉन मेटल, मेटल, मेटल का क्या बना रखा है, ऑक्साइड, समझे। तो ये क्या है, ये है तुम्हारा मेटल ऑक्साइड, समझ में आया क्या लिखा है, ये क्या है तुम्हारा मेटल ऑक्साइड। ये क्या है, ये एसिड। मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन याद है या नहीं है। एसिड तीन लोगों के साथ रिएक्शन दिखाता है, एक होता है मेटल के साथ, दूसरा क्या होता है मेटल ऑक्साइड के साथ, तीसरा होता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। समझ रहे हो कि नहीं समझे, 3 रिएक्शन दिखाता है, उसमें से सेकंड वाली रिएक्शन पकड़ी हुई है। तो एक H और एक O मिल तो गया ना, बैलेंस कर लेंगे, लेकिन H और O तो मिल गया है, तो यानी कि वाटर तो बन सकता है भाई। मेरी बात समझे या नहीं समझे। ये रहा Zn और इसके पास चिपकेगा Cl। Zn पे चार्ज कितना होता है, +2 होता है कि नहीं होता। Cl पे चार्ज कितना होता है, -1। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। आया कि नहीं, तो यहाँ पे 2H, वो भी 2H हो गया, ये 2 Cl थे, यहाँ चिपका है एक Zn और एक O। आ गया या नहीं आया। तो फिर ये क्या बना, ये बना सॉल्ट, क्योंकि प्लस माइनस वाला क्या बनता है, सॉल्ट। और ये क्या बनेगा तुम्हारे पास, वाटर। आया, ठीक है, इतना आ गया ना। आओ, तो तुमने यहां से क्या सीखा, तुमने ये सीखा एसिड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाते हैं, या बेस की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। अगर ये एसिड है तो ये मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। आया नहीं आया। इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो सकती है और इसकी स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है, जैसे ऊपर वाले का था। ऊपर वाला तो तुम समझ गए, क्योंकि तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तुम्हें पता ही है, लेकिन जिंक ऑक्साइड तो तुम्हें पता ही नहीं है भाई, कैसा होता होगा कैसे नहीं होता होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो तुम समझ गए थे ना, तो उस हिसाब से तुम कोरिलेट कर सकते हो ना कि शायद इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। आया नहीं आया, दिक्कत तो नहीं था। जितने भी चीज हमने पढ़ी सबके सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉल्ट और वाटर। तो अब हमें इन सॉल्ट के बारे में समझना है। आ गया कि सॉल्ट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। क्यों हमें पढ़ना है सॉल्ट के बारे में, क्योंकि मैंने नीचे 3 कैटेगरी बना रखी है। जैसे ऊपर वाले केस में देखो, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि नहीं होता, और ये बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना, तो सॉल्ट क्या जलाता है तुमको, नहीं जलाता ना, खाते हो ना तुम इसको। तो ये सॉल्ट कैसा बना, न्यूट्रल बना कि नहीं बना। तो यहाँ पे देखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, SA मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। मैंने पहली बार में लिख दिया ऐसे, ये हो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करते हैं या रिएक्शन दिखाते हैं, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। आया नहीं आया। फिर उसके बाद लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब यहाँ पर से कुछ नहीं आएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अलग कैटेगरी है, जहां पे तुमने एसिड क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग, बेस क्या ले लिया, वीक। दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है, एसिड की ज्यादा है, इसलिए जो सॉल्ट बन रहा है उसके अंदर गुण किसके दिखेंगे, एसिड के दिखेंगे। तो वो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। आया नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर वीक एसिड और यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ताकत किसकी ज्यादा, बेस की। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट। वो सॉल्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, बेस की। आया कि नहीं आया। तो वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। इसका मतलब सॉल्ट हमारे एसिडिक भी होते हैं, सॉल्ट हमारे न्यूट्रल भी होते हैं, और सॉल्ट हमारे कैसे होते हैं, बेसिक भी होते हैं। जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलाया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तो ऐसा एक और कैटेगरी होना चाहिए था, वीक एसिड और वीक बेस का होना चाहिए था ना। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तो वीक एसिड वीक बेस का भी होना चाहिए था। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऐसी कैटेगरी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्योंकि इन दोनों वीक एसिड वीक बेस जैसा कुछ नहीं होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई थोड़ा सा 0.5 ही क्यों ना हो, 0.1 ही क्यों ना हो, थोड़ा सा एसिडिक हो जाएगा या थोड़ा सा ज्यादा बेसिक हो जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों में से एक की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी दूसरे से, इसलिए ये वाली कैटेगरी कभी बनती नहीं है। आगे समझ में कि नहीं आया, इसलिए हमारे पास 3 कैटेगरी आती है। आया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, पूरा टॉपिक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे सॉल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉल्ट के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब जो हम घर में खाते हैं। तो कल को क्वेश्चन पूछेगा कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, ये उसका क्या हो जाएगा, केमिकल नेम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार रब करके इसको लिख देती हूँ। ये जो तुमने लिखा है ये कॉमन सॉल्ट, ये जो लिखा है इसका, अच्छा ये कॉमन सॉल्ट उसका कॉमन नेम हो गया, सिंपल नेम जो हम उसको बोलते हैं, ऐसे लिख लो। देखो कॉमन सॉल्ट का हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला आएगा, केमिकल फॉर्मूला आएगा उसको मैंने क्या लिखा, NaCl। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम आएगा, इसका नेम बताओ क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। समझ रहे हो कि नहीं। कॉमन सॉल्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे नाम लिखा है उसने, घरों में ज्यादातर पाया जाता है, खाते हैं, इसलिए कॉमन सॉल्ट बोलिए, कॉमनली पाया जाता होगा इस वजह से। तो ये जो सॉल्ट है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl, और केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। बनाया कैसे इसको, अभी इससे पहले प्रोसेस बताई थी, बताया था कि नहीं, सबसे पहली वाली रिएक्शन, यानी कि तुमने एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, बेस के साथ। कौन से एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। हाँ, तो हमने क्या करा, स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा दी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दी। तो जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, और साथ में वाटर। समझ में आया कि नहीं आया। और ये जो NaCl बना किस टाइप का सॉल्ट है, बेसिक है, एसिडिक है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल। समझे कि नहीं, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन रहा है न्यूट्रल सॉल्ट। आया है, बस इसका यही है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके बारे में। समझे, इजी सा था, फटाफट से इसको नोट कर लो। पहला वाला सॉल्ट हमने क्या पढ़ा था, पहला सॉल्ट हमने पढ़ा है कॉमन सॉल्ट जिसको हम NaCl बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में सारा पढ़ा कि वो कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। सेकंड सॉल्ट इस चैप्टर के अंदर कौन सा आ रहा है हमारे पास, ये ब्लीचिंग पाउडर वाला। ठीक है, सॉल्ट है हमारे पास, केमिकल नेम क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्यों लिखा है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, उसमें क्या लगता है, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन। तो इसके हिसाब से नाम क्या पड़ गया, कैल्शियम ऑक्सी और क्लोराइड। समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और इसका जो केमिकल नाम है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसकी केमिकल रिएक्शन जो मैंने RXN लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इसने रिएक्शन बना के दे रखी है, और रिएक्शन में क्या लिखा है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम पता ही होगा, है ना। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, जब हम चूने को पानी में मिला देते हैं तो जो चूना पानी बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाई। स्लेक्ड लाइम की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, क्लोरीन गैस के साथ करवाई। क्या बना, एक बना ब्लीचिंग पाउडर, और क्या निकला उसमें जो है वो पानी बाहर निकला। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमारे पास, रिएक्शन क्या होती है। कल को क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर तुमने बनाया कैसे है, तो इसको बनाया गया है स्लेक्ड लाइम से। स्लेक्ड लाइम में किसकी रिएक्शन करवा दी है, क्लोरीन की रिएक्शन करवा दी। तो क्या बना, CaOCl2 जो कि मेरा ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरी चीज क्या बन गई, पानी। बाकी चीजें इसमें क्या लिखा हुआ है, बाकी लिखा है कि इसको कहां कहां यूज किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, अगर मैं कभी भी, या हम में से कोई जब धूप में चले जाता है, बहुत सारे पॉल्यूटेड एरिया में चले जाता है, तो हमारे फेस पे क्या होता है, एक डिफरेंट कलर आ जाता है, जिसको अगर हम सिंपल मुंह धोने से फेस वॉश करते हैं, या कोई भी तुम कुछ भी लगा दो, साबुन लगाओ या कुछ भी लगाओ, वो चीज बाहर जाता नहीं है। ठीक है, वो फेस में वैसी टैनिंग रह जाती है, जिसको हम सिंपल भाषा में टैनिंग कहते हैं। तो टैनिंग का मतलब क्या है, एक डिफरेंट कलर आ जाना हमारे फेस पर, जो हमारा नॉर्मल कलर नहीं था। अब उस टैनिंग को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लीच का यूज करते हैं। और मैंने तुम्हें पहले बता रखा है, ब्लीच फेस पे लगाना क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, उसको फेस पे नहीं यूज करना चाहिए। बट ठीक है, इसने क्या बोला है कि ब्लीच को हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ यूज करते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे फेस पे जो डिफरेंट कलर आ गया है, या फिर फेस पे नहीं, अगर मेरे बॉडी पे भी, मान लो कि मैंने कोई स्लीवलेस कोई ड्रेस पहनी हुई है, और हम चले गए कहां पर, बहुत ज्यादा धूप वाले एरियाज में या पॉल्यूटेड एरिया में चले गए हैं, तो होगा क्या कि ये जो पूरा हाथ है वो क्या हो जाएगा, पूरा टैन हो जाएगा, है ना। तो उसमें दूसरा कलर आ गया, तो उसको भी मैं क्या कर सकती हूँ, सही कर सकती हूँ, कि वापस अपने नेचुरल कलर में लेकर आ सकती हूँ, अगर मैं उस पर क्या कर दूं, ब्लीच कर दूं। ठीक है, तो ये था ब्लीचिंग पाउडर का काम। और मैंने फिर बोला है कि ब्लीचिंग पाउडर हमें यूज नहीं करना चाहिए अपने बॉडी पर। ठीक है, क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि इसको यूज किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए, टॉयलेट क्लीनर की तरह इसको यूज किया जाता है। तो अगर ये टॉयलेट क्लीनर में जर्म्स को मारा है, तो तुम्हारे फेस में तो बहुत ज्यादा हार्मफुल रिएक्शन कर देगा ना, तो इसलिए मैं नहीं यूज करना चाहिए, भले ही कितना ही ज्यादा ये असरदार हो। ठीक है, आ जाओ आगे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन क्या है, डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, इट वाटर एज इट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेना वाटर टू मेक इट जर्म्स फ्री। कहने का मतलब क्या है, डिसइंफेक्टेंट मतलब इन्फेक्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो इन्फेक्शन, है ना। इन्फेक्शन किससे होगा, जर्म से ही तो होगा। तो जर्म्स को मारने के लिए ये इसको हम यूज करते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी मैंने तुमको बताया था नहीं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं, लेकिन फिर मैंने क्या बोला कि हम इसको टॉयलेट्स वगैरह साफ करने के लिए या फिर जम्स को मारने के लिए इसको यूज किया जाता है। अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जिसको हम जम्स को मारने के लिए यूज करें तो फेस पे तो ज्यादा खराब असर दिखा देगा, अभी बोला था ना। तो वही सेम चीज है कि यहाँ पे बोला गया कि हम पानी में इसको डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि अगर पानी में कोई जम्स है तो वो क्या हो जाए, जम्स फ्री हो जाए। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनकी खुद की बॉडी में क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसको बोला है ना, ये तो है ना, ये है ना ब्लीचिंग पाउडर। तो अगर मैंने बोला है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब इसकी बॉडी का जो ऑक्सीजन है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में क्या होता है, अपनी बॉडी का ऑक्सीजन वो बाहर निकाल देता है, या फिर हाइड्रोजन बाहर से क्या करेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई बात नहीं हो रही कि हाइड्रोजन गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके पास ऑक्सीजन है, ये अपनी ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। इस वजह से इसको क्या बोला गया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, इसने ऑक्सीजन गेन नहीं करा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने अपनी बॉडी से ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया, किसी और को दे दिया। तो दूसरे के लिए जो काम करता है, दूसरे को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लास्ट इसको क्या बोला गया है, कहां कहां यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब होते हैं कपड़े। कभी कभी हमारे जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, और जो हमारे ऐसे कपड़े होते हैं जिनसे क्या निकलता है, कलर्स, जब उनको साथ में धो देते हैं तो नॉर्मल कपड़ों पे जो कलर वाले ऐसे कपड़े जिनसे कलर निकल रहा था वो कलर लग जाता है। अब उस कलर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ब्लीच का यूज करना पड़ता है। तो हम ब्लीच अगर यूज करते हैं तो जिस एरिया में कलर लग गया है उस एरिया में हम क्या डाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं। थोड़ी देर के लिए रखेंगे, उससे क्या होगा, जो कलर लगा था वो कलर गायब हो जाएगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो सिर्फ वो कलर को गायब करेगा जो बाहर से कलर लगा था, या फिर जो उसका खुद का कलर था उसको भी गायब कर देगा। अगर उसने उस शर्ट का, उस कपड़े का खुद का जो कलर है उसको भी गायब करा तो हम पूरे कपड़े में क्या कर देते हैं, ब्लीच, जिससे सारा का सारा कलर गायब हो जाएगा। फिर उस कपड़े में हम नया जो कलर है वो लगा सकते हैं। आगे क्या बोला गया है कि इसको पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। पेपर इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पेपर्स रिसाइकिल होने के लिए जो हम देते हैं उन पेपर्स में हम बहुत सारी चीजें लिखते हैं ना, पेंसिल से भी लिखते हैं, पेन से भी लिखते हैं, कभी कभी हम पोस्टर्स भी बनाते हैं, कभी हम डायग्राम्स बनाते हैं, क्योंकि उसमें पहले से कलर्स वगैरह एडेड होते हैं। अब वो कलर को मैं कैसे हटाऊं, कोई इरेजर तो है नहीं कि मैं कलर को हटा दूं। पेंसिल से लिखा है नहीं कि मैं इरेजर से रब करूंगी तो पेंसिल के जो लिखा हुआ चीज है गायब हो जाएगा, है कि नहीं। पेन पे लिखी हुई चीज है तो उसको मैं गायब कैसे करूं, तो पेन मतलब कलर हो गया कि नहीं हुआ। तो उस कलर को हटाने के लिए मैंने क्या यूज कर रखा है, ब्लीच यूज कर रखा है। ठीक है, तो जो भी पेन से लिखा होगा, जो भी कलरफुल चीजें होंगी वो सारी गायब हो जाएंगी। फिर उस पेपर को तुम दोबारा से रिसाइकिल करके नए पेपर्स बना सकते हो। फिर और क्या लिखा हुआ है, ब्लीचिंग एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्रीज। यानी कि क्या है, जो कपड़े हमने धुले हुए थे, जो भी मैंने तुमको बताया, जो कपड़े हमने धुले हुए थे उसमें अगर गलती से दूसरा कलर लग गया है, अगर इसमें दूसरा कलर लग गया है तो उस कलर को हटाने के लिए हम ब्लीच का यूज करते हैं। क्या बोलूं, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, कास्टिक सोडा। क्या बोले इसको, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा जो भी बोलो, ये हमारा उसके अंदर नहीं आता, सॉल्ट्स के अंदर नहीं आता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो केमिकल फॉर्मूला क्या है कास्टिक सोडा का, NaOH। ये क्या है, एसिड है कि बेस है, बेस है, सॉल्ट तो नहीं है ना। इसका मतलब हम बेस कैसे बनाते हैं ये पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्ट के अंदर रखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको। समझ में आ रही बात? ठीक है, सुनो। केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कि नहीं बोलते। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम हो गया, केमिकल फॉर्मूला ये है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये हमें पूरा सीखना है। ठीक है, नहीं भी आएगा चल जाएगा, ध्यान से देखना कि कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन से पहले यहाँ पे कुछ डायग्राम बना रखा है। ये जो डायग्राम बना रखा है ये तुमने बना रखा है, इस पूरे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस पूरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका नाम तुमने सुन रखा होगा पहले कभी ना कभी। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर जो दो तुमने रेड कलर से और ब्लू कलर से बना रखा है इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। सुन रखा है ना नाम, की नहीं सुन रखा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास एनोड, सुन रखा है ना, और एक क्या होता है हमारे पास, कैथोड। ऐसा सुना होगा कि नहीं सुना होगा। अब इस इलेक्ट्रोड को यहाँ पर इससे कनेक्ट कर रखा है, बाहर से इससे कनेक्ट कर रखा है, और ये क्या है तुम्हारा बैटरी। तो बैटरी से क्या कर रखा है, ये दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब देखो बैटरी का जो ये टर्मिनल होता है, इसको मैं यहाँ पे बना रही हूँ, बैटरी को ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, सिर्फ यही बना रखा है। ये सेल बोलो, बैटरी बोलो। अभी ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, जो ये छोटा वाला टर्मिनल होता है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मतलब पॉइंट, समझ रहे हो कि नहीं। सेल का एक ऊपर वाला पॉइंट होता है, एक नीचे का पॉइंट होता है, सेल का एक बाहर निकलता है ना पॉइंट, सेल पता होगा, और एक पॉइंट के अंदर गड्ढा होता है कि नहीं होता। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। तो सेल का जो ऊपर पॉइंट है किसी को भी बोल दो, एक को प्लस का साइन बोल दो और एक को नेगेटिव साइन बोल दो। समझ रहे हो, ठीक है। तो यही है, ये प्लस का साइन बताएगा, नेगेटिव साइन। अब देखो
यहाँ पर जो प्लस का जो तुमने ये टर्मिनल बना रखा है, ये जो टर्मिनल बना रखा है ये प्लस वाला बनेगा फिर, और जो यहाँ पे टर्मिनल बना रखा है वो नेगेटिव वाला बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर जो प्लस का चार्ज है वो यहाँ से मिलकर यहाँ पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे जो नेगेटिव का चार्ज है वो यहाँ से निकल कर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर प्लस माइनस का चार्ज आ गया, कहाँ से आया? यहाँ से जो पॉजिटिव का साइन था वो यहाँ की तरफ, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था मैंने इसकी तरफ फेंक दिया। अभी समझ जाओगे धीरे धीरे, इतना समझ में आया? अब इसके अंदर ये जो तुमने बैटरी लगा रखी है, ये बैटरी क्या करेगा, इसके अंदर जो चीज पड़ी हुई है, इसके अंदर क्या पड़ा है, ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? अगर तुम्हारे घर में कभी कोई मेहमान आए, ठीक है, कोई अंकल आ गए, तो उनसे बोलना कि अंकल मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लेकर आऊं। वो बोलेंगे क्या? बोलना मैं आपके लिए एक ब्राइन लेकर आता हूँ। ठीक है, अब ब्राइन क्या मतलब लग रहा है? ऐसा लग रहा है वाइन जैसे कोई चीज है, शराब लग रहा है ना, ब्राइन, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन अब जब तुम लेकर जाओगे उनके पास, अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सोल्यूशन होता है नमक और पानी का घोल, नमक और पानी का घोल। लेकिन सुनने में क्या लग रहा है? ब्राइन मतलब कि क्या होगा, कि कोई वाइन या कुछ होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो पानी और नमक को घोल कर दे देना, कहना अंकल आपके लिए ये था आपकी ड्रिंक ब्राइन सोल्यूशन। तो क्या पढ़ा हमने? तो ब्राइन सोल्यूशन में इसलिए पढ़ा देना इस चीज को ताकि तुम्हें याद रहे ब्राइन क्या है। तो ब्राइन क्या होता है? नमक और पानी का घोल, यानी कि पानी के अंदर तुमने किसको मिला दिया, किसको डिसॉल्व कर दिया, नमक को डिसॉल्व कर दिया। तो अब जब तुमने नमक को डिसॉल्व कर दिया और यहाँ पर से तुम क्या फेंक रहे हो, यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। अरे भाई ये तुमने क्या लगा रखा है, बैटरी या सेल लगा रखा है, ऊपर की लगा रखा है, तो यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। क्या पानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में टूटता है, नहीं टूटता? पढ़ रखा है ना पहले चैप्टर में, डिकम्पोजिशन में भी कौन सा, इलेक्ट्रोलिसिस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो पानी का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव और किसमें सॉरी H पॉजिटिव और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव। होगा कि नहीं होगा? अगर पानी का मॉलिक्यूल टूट गया तो ये तो टूट ही जाएगा ना, ये नमक तो वैसे ही टूट जाएगा ना, और किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है। अब होगा क्या? अब ये होगा भाई, ये देखो इसके ऊपर प्लस का साइन है, इनके ऊपर नेगेटिव का साइन है, तो ये नेगेटिव वाले क्या इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, चिपक जाएंगे ना उसकी तरफ, और ये प्लस वाले इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन इनमें लगेगी रेस। क्या लगेगी? रेस। कोई एक ही जीतेगा। जैसे कि दो पॉजिटिव है ना, ये दो पॉजिटिव में से सिर्फ एक ही पॉजिटिव वाला यहाँ चिपक सकता है। आ रही बात समझ में? दोनों पॉजिटिव को नहीं चिपकाएगा, सिर्फ एक ही पॉजिटिव को चिपका सकता है। और यहाँ पर जो दो तुम्हारे नेगेटिव वाले हैं, इन दो नेगेटिव वाले में से सिर्फ एक ही यहाँ पर चिपक सकता है, दोनों नहीं चिपकेंगे। आया मैंने क्या बोला या नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना इस चीज को समझने में? अब हमें ये सीखना है कि कौन किसको चिपकाएगा। ठीक है, कौन किसको चिपकाएगा। पहली चीज मैं यहाँ पे कोई चीज लिख रही हूँ, इसको समझ लो। कल को मैंने तुमसे बोला कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं एनोड और कैथोड होते हैं। इसका मतलब इन डब्बों को ही तो मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रोड होते हैं, तो इसमें से एक एनोड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। अब हमें ये फाइंड करना है कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो अभी ये नहीं कहेंगे जिसके ऊपर प्लस का साइन वो एनोड होता है, जिसके ऊपर माइनस का साइन वो कैथोड। समझे? जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे कि एनोड में प्लस का साइन, कैथोड पे नेगेटिव का साइन, या कैथोड पे प्लस का साइन, एनोड पे नेगेटिव का साइन, तो तुम गलत पढ़ रहे हो, क्योंकि जब हम बड़ी क्लास में 12th में जाएंगे तो वहां पे साइन चेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं वहां तो ठीक है तुम जो भी पढ़ो, लेकिन बाद में एक और सेल पढ़ेंगे वहां पे साइन चेंज, जबकि वहां पे भी कैथोड एनोड ही बनेगा। तो तुम्हें याद क्या करना है, एनोड वो होते हैं जिसके ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, नाम सुन रखा है ना, और कैथोड वो होता है जिसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन। याद कैसे करेंगे? याद कैसे करवाऊं? ऐसे कर लो, OACR, ठीक है ना, OACR, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, OA क्रिस्टियानो रोनाल्डो। समझ ऐसा सब? अरे याद कर लो यार, याद तो हो जाएगा ना। यानी कि ऑक्सीडेशन किसके पर होता है, एनोड पर। क्या नाम है इसका, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होगा, एनोड पर। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। प्लस माइनस का साइन नहीं ध्यान रखना है, मेरे तो हो जाएगा। फिर एट एनोड, अब हमें क्या पढ़नी है, हमें रिएक्शन पढ़नी है। एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, चार्ज बढ़ता है, चार्ज घटता है, चार्ज बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। पक्का बताया कि नहीं पता? रिडक्शन में क्या होता है, चार्ज घट जाता है। तो हमें दो रिएक्शन यहाँ पे बनानी है अलग अलग से। ठीक है, अगर तुम्हें वो नहीं आएगा कोई बात नहीं, तुम्हें बस लास्ट का चीज याद रखना है। ये तुम्हारी सिलेबस में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ इस चीज को, ताकि तुम्हें समझ में इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनता है। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं भी याद होगा चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है इस चीज की। एनोड में यहाँ पर मैं अभी बता रही हूँ कि एनोड यहाँ पे कौन बनेगा, पॉजिटिव वाला बनेगा।
समझे कि नहीं? मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि एनोड कौन सा बन रहा है, पॉजिटिव वाला बन रहा है। अब कैसे बनेगा मैं बात बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एनोड किसको बोला है, प्लस वाले को, और कैथोड किसको बोला है, नेगेटिव वाले को। ठीक है, तो ये जो है इसको हमने कैथोड बोला हुआ है, और ये जो है इसको हमने क्या बोला है, एनोड बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो ये एनोड पर क्या इसके ऊपर प्लस का साइन है, इसके पर चिपकेंगे कौन, OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव, दोनों नेगेटिव इसकी तरफ भागेंगे, लेकिन दोनों में से चिपकेगा कौन, सिर्फ एक ही चिपकेगा। अब यहाँ पर Cl अकेला भाग रहा है, याद करने का तरीका, Cl अकेला भाग रहा है, OH में कितने लोग भाग रहे हैं, एक O और एक H, दो लोग भाग रहे हैं। जब दो लोग साथ में हाथ पकड़ के या पैर पकड़ के भाग रहे हैं तो वो तेज भागेंगे, या एक अकेला इंसान जो भाग रहा है वो तेज भागेगा, एक अकेला इंसान। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन पहुंचेगा, ये पॉजिटिव वाले के पास Cl पहुंचेगा। समझ रहे हो कि नहीं? वो भी कौन सा वाला, नेगेटिव वाला कि प्लस वाला, नेगेटिव वाला। तो Cl नेगेटिव आया, ठीक है, अब Cl नेगेटिव आया, यहाँ पे छोड़ दो जो भी है, Cl नेगेटिव, इसके ऊपर क्या साइन है, प्लस का साइन। क्या यहाँ पर से मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो Cl आया है इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंक दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंक दिया, फिर उस इलेक्ट्रॉन को उठा कर यहाँ लेके गए और इसको यहाँ पे फेंका। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यानी कि जो Cl नेगेटिव आया है, इसे Cl नेगेटिव से भैया ऐसा बनाया गया, इसके नेगेटिव चार्ज को हटा दिया, तभी तो ऑक्सीडेशन कहूंगी ना, इसके नेगेटिव चार्ज को हटा दिया तभी तो कहूंगी ना ऑक्सीडेशन। आ रही बात समझ में कि नहीं? अब Cl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कि Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आ रहा है समझ में कि नहीं? पहले से समझो, Cl नेगेटिव से Cl बनाना है तो इसकी बॉडी का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, हाँ है ना? तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपनी बॉडी में ले लिया ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और तो ये ऐसा थोड़ी बन जाएगा, इसके ऊपर तो 2 नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया है अपनी बॉडी में। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि इसकी बॉडी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये इसको ऐसे लिखूंगी ना भाई, ये Cl बना, इसकी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ना, ये निकाल के मैंने यहाँ फेंक दिया। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो अब बताओ Cl जो है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? तो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 के, तो नीचे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। इसका मतलब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। एक Cl की बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकला था, एक, तो 2 Cl की बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, समझ में आ रही बात? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके गए और यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, तभी इसके ऊपर नेगेटिव साइन, इसका प्लस का चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गए वहां से। आया नहीं आया? अब ये तो एनोड की बात थी, ठीक है, अभी बताती हूँ उसमें कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड की बात, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, और जो बचा हुआ चीज होगा वो क्या बनेगा मेरा, जो बचा हुआ चीज यानी कि जो नेगेटिव वाला पार्ट बचा है, जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड बना है वो क्या बन जाएगा मेरा, कैथोड बन जाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पे कौन चिपके हैं, 2 चिपके हुए, एक पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव हो गया, एक Na पॉजिटिव हो गया, समझे कि नहीं? अब दोनों भी तो एक एक ही है, ये 2 थोड़ी है, सोडियम तो एक ही है ना, ये तो O अलग होता है, H अलग होता है, ये तो उसका नाम ही है ऐसा, है ना? वो दोनों तो एक ही है, दोनों भागेंगे तो बहुत तेज भागेंगे, है कि नहीं? अब किसको बोले फिर भाई? अब ऐसे याद रखो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में से ये दोनों जब टूटे हैं, क्या इन दोनों में से कोई पहुंचा यहाँ पे? इन दोनों में से कोई पहुंचा? नहीं पहुंचा ना। कौन पहुंचा? इस वाले का पार्ट पहुंचा, समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि इस पॉजिटिव वाले पे ये Cl नेगेटिव का पार्ट पहुंचा जो कि Na पॉजिटिव के साथ चिपका हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको नहीं जाने देंगे क्योंकि सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए ना, पार्टिसिपेशन सबके लिए बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब कैथोड पे इन दोनों में से कौन पहुंचेगा? H पॉजिटिव पहुंचेगा। आया समझ में? क्योंकि इसका Cl नेगेटिव यहाँ पे पहुंच गया था, अगर उसका OH नेगेटिव यहाँ पे पहुंचेगा, अगर इसका Na पॉजिटिव यहाँ पे पहुंचेगा तो पानी क्यों मिला रहे हो? मत मिलाओ, है कि नहीं? ये जो नमक है इसको पिघला दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग नहीं हो जाएंगे क्या? सिर्फ वही वाली रिएक्शन कर दो, पानी क्यों ला रहे हो फिर तुम? आई बात समझ में कि नहीं? तो आपकी बात कौन भागेगा? H पॉजिटिव भागेगा। अब वही सेम चीज, इस एक H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े नहीं थे क्या? तो H पॉजिटिव ने वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी के अंदर ले लिया और किस में कन्वर्ट हो गया? H में कन्वर्ट हो गया। क्या H एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? नहीं करता। कौन से फॉर्म में H एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन इस Cl ने निकाले थे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? H पॉजिटिव ने ले लिए। समझ में आया नहीं आया? आ गया। अब देखते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ। देखो इसमें ऑक्सीडेशन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना? 0, 2 आ रहा है। यहाँ पे चार्ज कितना? 0। मैंने बोला ना जो एक जैसे होता है उसके ऊपर चार्ज 0 होता है हमेशा, याद है कि नहीं? पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा रखा है ऐसा। तो इसके ऊपर चार्ज कितना? 0। माइनस से चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? माइनस से चार्ज बढ़ गया ऊपर की तरफ, समझ रहे हो कि नहीं? नंबर लाइन में पता है ना, माइनस से चार्ज क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बढ़ रहा है। बढ़ने में क्या लगाते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर वो भी नहीं पता तो रिडक्शन समझ लो ना। ये प्लस का चार्ज है, प्लस का चार्ज, और यहाँ पे कितना साइन है? 0। तो जो प्लस का चार्ज है
वो घट रहा है ना, और घटने के लिए क्या शब्द लगाते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो रिड्यूस हो गया। इसका मतलब क्या है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला पार्ट है ना, जो नेगेटिव वाला पार्ट है, वो मेरा क्या बनेगा, कैथोड। हाँ है ना, क्योंकि ये प्लस वाला नेगेटिव पे तो चिपक रहा है, ये प्लस वाला नेगेटिव की तरफ ही तो जाएगा, और नेगेटिव पे जाकर हो क्या रहा है, नेगेटिव पे जाके वो अपने चार्ज को मतलब वो अपना चार्ज, जो प्लस वाला चार्ज है उसको रिड्यूस कर रहा है, जो प्लस वाला चार्ज है इसको रिड्यूस कर रहा है ना। जब अपने प्लस वाले चार्ज को रिड्यूस कर रहा है मतलब रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर होता है। ये डायग्राम यहाँ पे बना रखा था ना पहले, और ये जो एनोड और कैथोड की रिएक्शन जो नीचे लिखी थी वो यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन टूटता है, सीएल टूटता है, और क्या सॉरी सीएल की बॉडी का जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलता है और क्या बन जाता है, सीएल2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में जो H पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और H2 में कन्वर्ट हो रहा है, पता है ना, ठीक है। अब इस सोल्यूशन के अंदर देखोगे तो इसमें से Cl तो यहाँ चिपक गया है ना, और ये H पॉजिटिव तो यहाँ चिपक गया है कि नहीं। तो इस सोल्यूशन के अंदर बचा क्या है, इस सोल्यूशन के अंदर क्या बचा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचा है, और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव को जब तुम साथ में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, NaOH। तो यही तो हम प्रिपेयर कर रहे थे, बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे। कास्टिक सोडा मतलब क्या होता है, NaOH ही तो होता है कि नहीं। और ये सॉल्ट नहीं है, पता है ना, ये सॉल्ट नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, कल क्वेश्चन क्या आएगा, कास्टिक सोडा बनाने का केमिकल रिएक्शन बताओ। नाम पता है ना क्या है, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा या कॉस्टिक सोडा जो तुम बोलते हो। और नाम क्या है इसका, नाम क्या है, नाम मतलब केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला है NaOH, और इसकी केमिकल रिएक्शन पूछेगा तो हमें ये करवाना है। अब इसमें क्या लिखा, ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, नमक और पानी का घोल, है ना। तो ब्राइन सोल्यूशन का तुमने क्या करवाया, इलेक्ट्रोलिसिस। यहां से तुम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड करवा रहे थे, याद है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो इसका तुमने क्या करवा दिया, तोड़ दिया। तो इस वाले पार्ट में टूटा, जिसमें से तुम्हारा एक मिला तुम्हें NaOH, एक मिला तुम्हें H2 गैस, एक मिला तुम्हें Cl2 गैस, है ना। अब मुझे बताओ यहां से ये H पॉजिटिव ये नेगेटिव वाले के पास जा रहा था कि पॉजिटिव वाले के पास जा रहा था, नेगेटिव वाले पे ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉजिटिव कहां जा रहा है, नेगेटिव वाले पे। और इस नेगेटिव वाले को क्या बोला गया है, कैथोड। तो ये H पॉजिटिव ये जो H2 गैस है वो कहां बन रहा है, कैथोड पे बन रहा है, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब यहां पर से गैस रिलीज होगी, समझ में आया कि नहीं, यहां पे गैस रिलीज होगी, और जो गैस रिलीज होगी उसका नाम क्या है, H2। आया कुछ कि नहीं। और ये जो Cl है वो कहां की तरफ जा रहा है, वो Cl नेगेटिव है तो प्लस की तरफ जाएगा, और ये प्लस वाले को क्या बोला गया है, एनोड बोला गया है, याद है ना। यहाँ पे लिखा हुआ था, इसके पीछे नेगेटिव पॉजिटिव लिखा था, इसके पीछे नेगेटिव लिखा था ब्रैकेट में, याद है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ये यहां जाएगा, Cl यहां जाएगा, Cl यहां जाएगा तो Cl2 निकल रहा है, Cl2 क्या होता है, गैस होता है ना। तो यहां से क्या हो रहा है, Cl2 गैस निकल रहा है। आया समझ में कि नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि H2 गैस कहां पे निकलता है और Cl2 गैस कहां पे निकलता है। तो H2 गैस कहां निकल रहा है, कैथोड पर, और ये जो Cl2 गैस है वो कहां पे निकलता है, एनोड पे। तुम्हें चैप्टर नंबर 1 में जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ा था, याद है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ बता रही थोड़ा सा। H2O को जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करते हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो ये H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है, याद है कि नहीं याद है। और वहां पे भी तुमसे क्वेश्चन पूछता है कौन सी गैस कैथोड पे बनती है और कौन सी गैस एनोड पे बनती है। तुमको मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, याद है किसी को, क्या ट्रिक थी, याद ही नहीं होगी। कैथोड पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है कैथोड पे, H आ रहा है कि नहीं। तो कैथोड पे हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। क्लास 10th में याद करना है बस, आगे जगह पे नहीं पढ़ना है इसको। क्या बोला मैंने, यहाँ पर अभी तक का हमने एक इलेक्ट्रोलिसिस वाला पहले पढ़ा था, कैथोड एनोड पे क्या बनेगा, और एक अब हम यहाँ पढ़ रहे कि कैथोड एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर पहले वाले में जहां पे हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा था तो H2 गैस बनी थी कैथोड पर, तो बची हुई कहां बन जाएगी, फिर एनोड पे बनेगी, समझ में आई बात। तो यहाँ पर भी कैथोड पे H आ रहा है, इसमें पे H आता है कि यहाँ पे H पर, कैथोड पे H आ रहा है, यहाँ पर भी H है, तो कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस, और जो बची हुई गैस यानी कि Cl2 कहां बचेगी, एनोड पे। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का है ना। आगे आ जाओ, इसको हटा देंगे। आगे क्या है, आगे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है और तुमसे कल को क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्लोर अल्कलाई, क्या लिखा है क्लोर, चोर मत लिख देना नोटबुक में, ठीक है। क्या लिखा है, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन लिखो। समझ में आई, क्या बोलेगा, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन लिखो। तो पहले पता तो हो क्लोर अल्कलाई क्या है। तो पहले बोला कि ये जो तुमने रिएक्शन करी है ये पूरी प्रोसेस को हम क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि इसमें प्रोडक्ट बनते हैं, और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लोरीन और NaOH बनता है। क्लोरीन की वजह से क्लोर हो गया, क्या NaOH तुमको पता है बेस होता है,
जो बेस पानी में घुल जाता है उसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। तो वही लिखा हुआ है, समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन आता है क्यों इसको हम कास्टिक सोडा की जो प्रिपरेशन होती है क्यों उसको हम क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, तो आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है? क्लोरीन एंड NaOH, इस वजह से इसको हम क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। आया कि नहीं? या फिर अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस का क्या करके बताओ केमिकल रिएक्शन, तो ये रहा पूरा। आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? या फिर बोले क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस में कौन सी गैस कैथोड पे निकलती है, कौन सी गैस एनोड पे लगती है, तो कर लोगे। अब यहाँ पे क्या है? यूजेस, कि कहां कहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं? कास्टिक सोडा को। बनाया क्या था लास्ट में? कास्टिक सोडा ना। हेडिंग क्या लिखी है? कास्टिक सोडा के लिए तो पढ़े हो ना। तो कास्टिक सोडा यानी कि NaOH को कहां कहां यूज किया जाता है? सबसे पहले साबुन में, और कहां यूज करते हैं? डिटर्जेंट में। अब इसका हाई कंसेंट्रेशन नहीं यूज करते साबुन और डिटर्जेंट में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा बेस है? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं यूज करते, बहुत ही थोड़ा अमाउंट यूज करते हैं साबुन में और डिटर्जेंट बनाने में। अदरवाइज ये हमारी स्किन को क्या कर देगा? खराब कर देगा। आया समझ में क्या बोला? ठीक है, आगे क्या लिखा है? पेपर मेकिंग। इसको कहां यूज किया जाता है? पेपर को बनाने में। अब पेपर को बनाने में NaOH का क्या यूज होता है? NaOH की कुछ और भी तो प्रॉपर्टीज होंगी, यहां तो हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा ही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? इसकी प्रॉपर्टी के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है कि कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या क्या रिएक्शन दिखाता है, क्या नहीं दिखाता, किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, कुछ पढ़ा ही नहीं है। सिंपल ये पढ़ा है हमने कि इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, और इसको हमने कैसे बनाया, और इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, इतना ही तो पढ़ा है। तो इसका मतलब कि पेपर इंडस्ट्री में जब हमें कागज बनाना होता है तो इसको भी हम यूज करते हैं, इसका कुछ ना कुछ वहां पे रोल है। आया समझ में? आगे क्या लिखा है? आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर एक तो होते हैं नेचुरल फाइबर, पता है कि नहीं पता? जैसे कि क्या? सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलता है ना, ऊन जिसको वूल कहते हैं, है ना? समझो कि नहीं समझे? तो ये सारी चीजें क्या है मेरे पास? आर्टिफिशियल नहीं है, सारे नेचुरल है। लेकिन कुछ फाइबर, फाइबर मतलब जिससे हमारे कपड़े वपड़े बनते हैं, कुछ हमारे जैसे नाइलॉन सुना होगा तुमने, सुना कि नहीं सुना? सैटिन वगैरह शायद सुना हो, सुन रखा है कभी, या नाइलॉन तो सुना होगा। तो ये नाइलॉन क्या है? तो आर्टिफिशियल है, ये नेचुरली थोड़ी पाया जाता है, ये तो आर्टिफिशियल फाइबर हो गया। तो जिसको आर्टिफिशियल कहने का मतलब है जिसको हम लैब के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए भी हम थोड़ा बहुत किसका यूज करते हैं? NaOH का यूज करते हैं। समझ में आया? क्योंकि हम ये थोड़ी सीख रहे हैं कैसे बना रहे हैं, बस हम ये सीख रहे हैं इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं हम, समझे? आ गया? आगे क्या लिखा है? डीग्रीजिंग मेटल। मेटल के ऊपर ग्रीस लगाते हैं कि नहीं लगाते? अगर हमें उसको पूरी तरीके से, जो मेटल के ऊपर ग्रीस को पूरी तरीके से हटाना है, पूरी तरीके से हटाना है ग्रीस को, अब कोई कहेगा कपड़े से साफ कर लेंगे हम, है कि नहीं? कुछ भी तो थोड़ा अमाउंट में ग्रीस बची जाएगा, कितना साफ करोगे? तो अगर मुझे कपड़े से सॉरी मुझे मेटल की बॉडी से पूरी तरीके से ग्रीस हटाना है, वहां पे भी मैंने किसका यूज कर लिया? NaOH का। कुछ आया? इजी था। इसके यूजेस नहीं भी पढ़ोगे तो एक यूज कर लेना, सोप, एक मतलब इसको दो पार्ट बना लेना, इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप, इन द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट, दो पार्ट बना लिया इसको, ठीक है? बाकी याद करना पड़ेगा तुम्हें, ये याद नहीं करोगे चल जाएगा, ये कोई जरूरत नहीं है इसको याद करने की, लेकिन क्या याद करना पड़ेगा? इसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको याद करना है। और इसको क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, ये क्यों कहते हैं ये भी याद करना पड़ेगा, बाकी नहीं भी याद करोगे चल जाएगा, ये नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। समझ में आया?